अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम आगे बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में। तो आजकल सबसे प्रॉब्लम मतलब विश्व में जो लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी है तो ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बिगाड़ रहा है। सब जानते हैं क्यों, तो प्लास्टिक ज़्यादा दिनों तक विघटन नहीं होता। प्लास्टिक का ज़्यादा दिनों तक विघटन नहीं होता। आजकल हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में, खाने में, पीने का पानी में, खेती में, सभी जगह पर डायरेक्ट हमारे अनाज में मिलकर आ रहा है। कैसे, तो हम जहाँ वहाँ थैलियाँ फेंक देते हैं। ज़्यादातर मटेरियल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं और वो हमारे मिट्टी में भी घुल रहे हैं, हमारे पानी में घुल रहे हैं। हम प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं। हम एक बार होने वाली इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक जो होती है उसे जहाँ वहाँ फेंक देते हैं। याद आया ये कौन सी प्लास्टिक है जो हम शादियों में जाते हैं और पानी पी के जो फेंक देते हैं, चाय पी के जो पवाली फेंक देते हैं, जो पानी लेते हैं वो बोतलें, ठीक है ना, 20 रुपए वाली, तो प्लास्टिक रीयूज़ नहीं होती। तो वो जहाँ वहाँ होती है लेकिन लोग जहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो कई बार आज सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यही है कि प्लास्टिक हमारे जीवन में, हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला है, जो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। कितने जीव ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से मर रहे हैं। आज ज़्यादातर कैंसर का कारण भी प्लास्टिक ही है ना। तो हम इसके बारे में देखते हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों, तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्न किरणीय कहलाता है। सुनो फिर से। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। हम ये 7वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा आखिरी चैप्टर उसी पर आधारित था, जहाँ पर हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था, है ना। हमारे घर में से निकलने वाला कचरा जो जैव निम्नीकरणीय होता है, जैसे हमारे आलू के छिलके, ककड़ी के छिलके, जो भी हम साग खाते हैं उसके छिलके निकाल के, फलों के छिलके जो भी हम फेंक देते हैं, ठीक है, बिगड़ा हुआ खाना, तो वो सारा जो होता है वो जैव निम्नीकरणीय होता है। मतलब अगर हम उसे मिट्टी में मिला दें तो वो कुछ दिनों में विघटक होकर मिट्टी में ही मिल जाता है, मतलब खाद बन जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, तो उसको जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। यहाँ पर सारणी जो हमने आगे देखी वो दी हुई है। सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, तो वो जैव निम्नीकरणीय होता है, ठीक है। वो 1 या 2 सप्ताह में गल जाता है। कागज़ भी 10 से 30 दिनों के अंदर गल जाता है और जैव निम्नीकरण कहलाता है। सूती कपड़ा, तो वो भी 5 या 6 माह में एक ही जगह अगर पड़ा हो, मिट्टी में दबा हो, तो वो भी जैव निम्नीकरण है और वो गल जाता है। लकड़ी, तो वो भी निम्नीकरण होता है, 15 या 10 वर्ष में वो भी नष्ट हो जाती है, तो उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। ऊनी वस्त्र जो कुदरती होते हैं वो भी 1 वर्ष में ज़्यादातर जैव निम्नीकरणीय होता है, ठीक है। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे भी 100 से 500 वर्ष में जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। नहीं, प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष, उसका कोई समय नहीं दिया गया, वो जैव अनिम्नीकरणीय होती है, मतलब वो गलकर मिट्टी में मिल नहीं जाती। तो आप समझ सकते हो कि वो सालों तक पड़ी होती है।
और वो मिट्टी में मिलकर जहरीली हो जाती है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह प्लास्टिक प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो वह पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। अगर आप जलाओ, प्लास्टिक का कचरा जलाओ, कितना सारा धूम निकलता है ना। और वो जहरीली पदार्थ वातावरण में घुलकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? मतलब हम प्लास्टिक से कैसे भी छुटकारा नहीं पा सकते। अगर उसे ज़मीन में दबा देंगे तो वो कई वर्षों तक वहीं पर पड़ा रहेगा, और अगर हम उसको जलाकर नष्ट करना चाहे तो वो धूम पैदा करके पर्यावरण को नष्ट कर देगा। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। ठीक है, हम उसका अलग निस्तारण कर सकते हैं। कैसे? तो हम कई चीज़ों ऐसी होती है जिसको अलग करो और उसको रीयूज़ करो, रिप्रोड्यूस करो, नई चीज़ें बनाओ उसे और फिर से यूज़ करो। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अभी जो हमने बात की, पुनः चक्रित, अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाली अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, और उसका उपयोग ना करना, रिफ्यूज़। ठीक है, तो आपको रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़ पर ध्यान देना है। तो आज से हम हमारे जीवन में जहाँ तक हो सके रिफ्यूज़ पर ध्यान देंगे। ठीक है, साग वाला अगर देता है हमें थैलियाँ तो हम बोलेंगे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास कापड़ की थैली है। तो हम इस तरह से पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कष्टरोध उत्पन्न करते हैं अथवा अमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अतः यह उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ठीक है, कभी हमने ये देखा है, कभी देखना, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम कुछ ढूंढ भी सकते हैं। कभी कभी गाय जो प्लास्टिक लोग बचा हुआ खाना प्लास्टिक में भरकर फेंकते हैं, गाय उसके हाथ तो है नहीं कि निकालेगी, वो मुंह में ले लेती है और चबा चबा कर खाने के साथ प्लास्टिक भी निकल जाती है। अतः यह प्लास्टिक पाचन होकर फिर से निकल नहीं जाता, वो वहीं पर पेट में रहता है, जिससे क्या होगा, और एक अस्तर बनाता है जिससे लंबे समय उसके पेट में इतनी सारी प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है कि उसकी मृत्यु का कारण बनता है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आए क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? ठीक है, हम भी ऐसा ही करते हैं। हमने आगे के कक्षा में भी देखा था कि लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन थैलियाँ नालियों में इकट्ठा हो जाती है। शायद बारिश में ये जो पानी हमारे घरों तक आ जाता है, ये उसका बड़ा कारण हो सकता है ना, क्योंकि वह नालियों में इकट्ठा हो जाती है और नालियाँ ब्लॉक कर देती है, जिससे पानी का निकाल नहीं होता और वह उसका भरावा हो जाता है।
यह हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। और फिर हम इतने अच्छे हैं कि रैपर और सब कभी कभी अच्छे बनकर हम फेंक देते हैं कचरा पेटी में, लेकिन कभी कभी हम लोग लापरवाही से कचरा सड़क पर भी फेंकते हैं, है ना। तो आगे से ऐसा मत करिए। रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। ये आपको बहुत सारा याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं रखा तो कई खाली जगहों और बड़े सवालों में आप ये लिख नहीं पाएंगे। तो रेशा विवेक, अगर हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो हमें कुछ विवेक रखना होगा। तो ये उसके बारे में है। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने के डिब्बे का भी प्रयोग में लाइए, है ना। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। कल से हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। आपके कसौटी में 1 से 4 तक के पाठ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये प्रमुख शब्द है ये भी आपको लिख लेने हैं, और एक बार चैन से बैठकर यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसके बारे में ये आपने क्या सीखा तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।